हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज के दिन जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हमको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो भी चीज़ हम डाइजेस्ट करेंगे उस चीज़ को हम बोलेंगे क्या। तो जिस चीज़ को हम डाइजेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम जानते हैं? तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स से शुरुआत कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड न्यूट्रिएंट जो इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है वो है फैट्स। एंड थर्ड न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। फोर्थ इज विटामिन्स। फिफ्थ इज मिनरल। सिक्स्थ इज वाटर। देखिए, वाटर को हम न्यूट्रिएंट में काउंट नहीं करते हैं। वाटर को न्यूट्रिएंट में क्यों काउंट नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। पर जितने भी न्यूट्रिएंट आप यहां पे देख रहे हैं, इन सारे न्यूट्रिएंट को रिएक्ट करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? वाटर। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में अगर चल रही है तो उस केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए जो मीडियम चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है? वाटर। इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट हमको रहेगी, इसलिए मैंने उसको लिख भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट में किस किस को काउंट करने वाले हैं? तो न्यूट्रिएंट में हम काउंट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अब एक चीज हमको याद रखनी है, इन सारे के सारे 5 न्यूट्रिएंट में से 2 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनको हमें डाइजेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। मतलब कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में क्या याद रखेंगे? डाइजेशन सिर्फ उस चीज का होगा जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। जो भी न्यूट्रिएंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे उनको डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स जो हैं इनका डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होने वाला है। इन तीनों का डाइजेशन होता है। तो कौन से वाले न्यूट्रिएंट है जो डाइजेशन, जिनका डाइजेशन होता है? तो आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट्स होगा। पर विटामिन और मिनरल का डाइजेशन नहीं होता है। ये एज इट इज क्या हो जाते हैं? डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी है आपको। मैंने यहां जो सीक्वेंस बनाया है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट। देन मैंने लिखा है फैट्स और लास्ट में लिखा है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्यों लिखा है? कोई रीजन है क्या इसका स्पेसिफिक? तो बिल्कुल इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आपको याद रखना है, जब कभी भी हमारा पेट कंप्लीटली भरा हुआ है, मतलब हमने एक लार्ज अमाउंट में फूड कंज्यूम कर लिया है, इस कंडीशन में हम स्टार्व तो कर नहीं रहे, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इस कंडीशन में जो सबसे पहले जिस न्यूट्रिएंट का यूज किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय सेल, वो कौन सा न्यूट्रिएंट रहेगा? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड जो न्यूट्रिएंट यूज होगा वो है फैट। और जब हम स्टार्व करने लगते हैं, मतलब हमारे पास में जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसके स्टोरेज कंप्लीटली डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद के कौन सा वाला न्यूट्रिएंट वर्क करना स्टार्ट करेगा या कौन सा न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा? तो आंसर इज प्रोटीन। तो प्रोटीन का यूज होना हमारी बॉडी में, प्रोटीन का डाइजेशन होना हमारी बॉडी में, दिस इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रोटीन से ही बनते हैं मसल्स, प्रोटीन से ही बनते हैं हार्मोन्स, प्रोटीन से बनते हैं बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स। तो सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स, हमारे मसल्स, हमारी सेल मेम्ब्रेन, इस सब में प्रोटीन्स प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट में। तो अगर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब कि हमारा जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि मेरे सेल मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो गई तो सेल डिस्ट्रॉय होंगे, सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा, और टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा तो ऑर्गन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर ऑर्गन फेलियर्स होना स्टार्ट हो गए तो अल्टीमेटली क्या होगा? द लास्ट थिंग इज डेथ। तो याद रखना है, प्रोटीन का डिप्लीशन अगर स्टार्ट हो गया है मतलब बॉडी हेल्दी स्टेट में नहीं है, बॉडी के पास बाकी सारे न्यूट्रिएंट की कमी है, बॉडी स्टार्व कर रही है। क्या कर रही है? स्टार्व कर रही है। तो एक चीज याद रखेंगे, जो न्यूट्रिएंट का सीक्वेंस है वो यही रहने वाला है। सबसे पहले किसका यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट का, फिर बॉडी हमारा यूज करती है फैट्स को, और लास्ट में हमारी बॉडी किसको यूज करती है? प्रोटीन्स को। समझ रहे हैं? प्रोटीन डाइजेशन अगर होने लगा है और अगर इससे एनर्जी बनने लगी है मतलब कि हम स्टार्व कर रहे हैं। याद हो जाएगा? अब देखिए जल्दी से। तो ये तो बात किसकी की हमने अभी न्यूट्रिएंट्स की। बहुत सारा डिस्कशन न्यूट्रिएंट्स में अभी बाकी है, पर आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये अल्टीमेटली कहां जाने वाले हैं? तो ये एंटर करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को अब हम देखेंगे सीधा सीधा। क्या देखेंगे? पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा हुआ है जिसको आपने नोटिस किया होगा। इस स्ट्रक्चर के बाल भी हैं, थोड़ा लेटेस्ट ट्रेंड वाले हैं। यहाँ पे एक पोनी टेल भी आपको दिख रही होगी, दिख रही है ना?
तो पोनीटेल हमको नहीं पढ़नी है, बाकी जितने पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे हमको पढ़ने हैं। देखो जल्दी से, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहां से होगी? ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो हैं ये कहां से एंटर करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो आंसर इज माउथ। तो माउथ जो है ये क्या है? ओपनिंग होती है, तो ये हो गया माउथ। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? माउथ हो गया। माउथ के अलावा अब फूड कहां पर एंटर करेगा? तो माउथ से जैसे फूड अंदर एंटर करेगा तो उसको एक कैविटी मिलेगी, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। देखिए, तो ये जो कैविटी यहां पे प्रेजेंट है, इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी के बाद अब फूड कहां पर एंटर करेगा? तो फूड एंटर करेगा इस रीजन में, दिस पोर्शन इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। आपको पता है एयर जब एंटर करेगी तो वो इस पोर्शन में एंटर करेगी जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, है ना। और जो फूड एंटर करेगा वो एंटर करता है इस ट्यूब में, और इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। है ना। अब देखिए, तो क्या याद रखना है? एयर यहां से एयर कहां पर पहुंच गई? ट्रेकिया में, और इसी पोर्शन से फूड कहां पर पहुंच गया? ईसोफेगस में। तो दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इस कॉमन पैसेज को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। अब एक चीज याद रखनी है, फेरिंग्स में भी 3 पार्ट पढ़ने हैं हमको, जैसे कि कौन कौन से? एक तो पढ़ेंगे ओरोफेरिंग्स, एक पढ़ेंगे नेजोफेरिंग्स, और लास्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये कुछ चीजें हैं, देखिए ये सब आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। 11th में कुछ बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सटेंड करके नहीं दी हुई है, थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन हर पार्ट का हम पढ़ते जाएंगे। तो फेरिंग्स में 3 पार्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज ओरोफेरिंग्स, सेकंड इज लैरिंगोफेरिंग्स एंड थर्ड इज नेजोफेरिंग्स। ये 3 पार्ट हमको पढ़ने हैं। तो फेरिंग्स समझ में आ गया, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब फूड कहां एंटर करेगा? सबसे पहले फूड आया था माउथ में, माउथ के बाद गया था बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद अब फूड जाएगा ईसोफेगस में। ये ट्यूब देख रहे हैं, दिस लॉन्ग ट्यूब, दिस एलोंगेटेड ट्यूब इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद फूड एंटर करेगा इनटू दिस जे शेप्ड ऑर्गन। कैसा शेप है? जे शेप्ड। दिस जे शेप्ड ऑर्गन इज स्टमक। क्या है ये? दिस इज स्टमक। तो फूड अब कहां पहुंच जाएगा? स्टमक में पहुंच जाएगा। स्टमक के बाद फूड, देखिए एक और चीज बता देता हूं यहीं पे, स्टमक में टोटल कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। जैसे कि कौन कौन सा? सबसे ऊपर वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्टमक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। मैं सी लिख देता हूं यहां पे, दिस इज कार्डियक स्टमक। ठीक है, ये जो बल्जिंग पोर्शन है ये फूड को स्टोर करता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फंडिक स्टमक। क्या बोलते हैं? फंडिक, फंडिक स्टमक। ठीक है, तो ये कार्डियक है, दिस इज फंडिक। ओके, इस रीजन को जो मोस्ट जो मतलब लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक है, सेंटर मोस्ट पोर्शन, इट इज कॉल्ड एज बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी। दिस इज बॉडी ऑफ स्टमक। एंड द लास्ट पोर्शन जो कि इस इंटेस्टाइन में ओपन होने वाला है, दिस लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज पाइलोरस या फिर पाइलोरिक रीजन। उसको बोलते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक स्टमक। ठीक है, तो क्या बोलना है? स्टमक में कितने पार्ट है? टोटल 4 पार्ट है। फर्स्ट वन इज कार्डियक स्टमक, सेकंड इज फंडिक स्टमक, बॉडी पार्ट ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। समझ गए? तो स्टमक में कितने पार्ट हो गए? टोटल 4 पार्ट हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। तो फूड माउथ से स्टार्ट हुआ, देन बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन कार्डियक स्टमक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक एंड नाउ अब फूड एंटर करेगा इस पोर्शन में, और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए डियोडेनम। क्या बोलते हैं? डियोडेनम। तो बेटर ऑप्शन इज, मैं क्या करूं, मैं यहां पे इंटेस्टाइन लिख देता हूं। कौन सी वाली? स्मॉल। तो ऐसे लिखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो पोर्शन आपने अभी अभी देखा, जो मैंने मार्क किया है, वो क्या है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। कहां से कहां तक चलने वाली है? यहां से स्टार्ट हुई है, this C-shaped portion या U-shaped portion बोल दो, this U-shaped portion is called as duodenum, then this is jejunum, last portion
आइलियम, और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? तो ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पोर्शंस हैं। कौन कौन से 3 पोर्शन है मैं लिख देता हूं। सबसे पहला सी शेप्ड या फिर यू शेप्ड ड्यूडेनम होगा, फर्स्ट पोर्शन। सेकेंड इज जेजुनम, दिस इज अ क्वाइल्ड रीजन, है ना, जेजुनम। लास्ट हाईली क्वाइल्ड रीजन, इसे बोलते हैं आइलियम या इलियम। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसका शेप याद रखना, सी शेप्ड या फिर यू शेप्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, सी शेप्ड और यू शेप्ड, एनसीईआरटी में है ये इंफॉर्मेशन और नीट के एग्जाम्स में भी 2-3 बार आ चुकी है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पे एंड करता है, इस रीजन पे एंड करता है, और यहां से शुरू हो जाता है कौन सा इंटेस्टाइन का पोर्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लिख देता हूं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपको याद रखना है कोलॉन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, कोलॉन होती है। पहले बोलेंगे सीकम होती है, देन कोलॉन, देन रेक्टम। 3 पोर्शन इसमें है। क्या है इसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पोर्शन है, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। तो मैं एक काम करता हूं, लार्ज इंटेस्टाइन को यहां की जगह उधर लेबल कर देता हूं, जिससे कि हम इसके पोर्शंस को भी लिख पाएंगे, है ना। तो याद रखना, ये जो चीज आप देख रहे हैं, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे पोर्शन है, जैसे कि देखिए दिस पोर्शन इज सीकम, ठीक है, दिस पोर्शन इज कोलॉन, ठीक है। कौन सी कोलॉन है, एसेंडिंग कोलॉन, दिस इज एसेंडिंग कोलॉन। दिस इज ट्रांसवर्स कोलॉन, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलॉन, दिस इज डिसेंडिंग कोलॉन। इसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलॉन। देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है, एस शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज सिग्मोइड कोलॉन, है ना। और जो लास्ट पोर्शन है दिस वन, जो कि स्टोर करके रखता है फीकल मैटर को, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। तो मैं यहां पे एक करके लिख देता हूं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन कौन कौन से हैं, सबसे पहला पोर्शन आपको जो दिखा है वो कौन सा है, इट इज सीकम, सीकम, ठीक है। सेकंड पोर्शन दिखेगा, उसे बोलेंगे कोलॉन। कौन सी वाली कोलॉन, तो फूड का मूवमेंट यहां से ऊपर की तरफ होगा ना, ऊपर की तरफ होगा, इसलिए असेंडिंग, असेंडिंग कोलॉन, है ना। उसके बाद फूड का मूवमेंट ट्रांसवर्स वे में, हॉरिजॉन्टल वे में होगा, इसलिए बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। फिर जो फूड है उसका मूवमेंट या फीकल मैटर का मूवमेंट होगा डाउनवर्ड, इसलिए बोलेंगे डिसेंडिंग कोलॉन, है ना। तो अभी क्या हुआ, सीकम हो गया, देन कोलॉन हो गए, तीनों टाइप के, सॉरी 3 टाइप के कोलॉन हुए, एक और बचा हुआ है विच इज एस शेप, सिग्मोइड कोलॉन। एंड लास्ट पोर्शन पे आ जाते हैं, कोलॉन के बाद में अब आएगा रेक्टम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द लास्ट पोर्शन, है ना। क्या आ जाएगा, रेक्टम। और एक चीज हमको याद रखनी है, जो भी फीकल मैटर है वो रेक्टम में स्टोर होता है लास्ट में जाके, है ना। और वो फिर क्या करेगा, इस ओपनिंग से, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनस, इस ओपनिंग से सारा फीकल मैटर बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाएगा। समझ गए। तो एक बार फाइनली मैं सीक्वेंस एक बार फिर से बताता हूं आपको, जो कंप्लीट फूड का मूवमेंट है वो कहां कहां से होगा, कैसे कैसे होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले फूड एंटर करेगा फ्रॉम, फूड बोल दो, यहां पर बोल दो न्यूट्रिएंट्स एंटर करेंगे फ्रॉम माउथ, माउथ से जाएंगे बकल कैविटी, बकल कैविटी से जाएंगे ईसोफेगस, ईसोफेगस से जाने वाले हैं कार्डियक स्टमक, देन फंडिक स्टमक, देन बॉडी, देन पायलरिक स्टमक, देन ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, एनस। तो फाइनली फूड कहां से एंटर किया था, माउथ से, और फूड का डाइजेशन कंप्लीटली इन सारे पार्ट्स में हो जाएगा और फीकल मैटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, फीकल मैटर स्टोर होगा रेक्टम में और इजेक्ट आउट हो जाएगा फ्रॉम एनस। समझ में आ गया। तो ये क्या था, ये कंप्लीट पाथ था किसका, न्यूट्रिएंट का। समझ में आ गया। अब हम बात क्या करने वाले हैं, अब सिर्फ फूड का मूवमेंट कराने से कोई फायदा नहीं है। इस फूड को जब तक डाइजेस्ट नहीं करोगे तब तक एब्जॉर्ब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो विटामिन मिनरल्स हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं,
तो इनका तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनटू ब्लड। पर जो ये ऊपर के 3 न्यूट्रिएंट हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टार्च हुआ। हम लोग, आपको पता है स्वीट पोटैटो को आप कंज्यूम करते हो या फिर नॉर्मल पोटैटो को भी आप कंज्यूम करते हो, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में, तो उसमें लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, विच इज स्टार्च। ये स्टार्च जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि ब्लड में जो चीज एब्जॉर्ब होगी वो होगी सिंपल शुगर्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर होता है, ये भी क्लियर कर देता हूं। जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हें हम शुगर बोलते हैं, और सिंपल शुगर को ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब करता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है। कॉम्प्लेक्स शुगर को, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं, उनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो क्या करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको डाइजेस्ट करेगा। अब एक चीज हमें पता है, डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम्स की तो रिक्वायरमेंट होगी ना ऑब्वियसली। तो कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम को सीक्रेट करेंगे फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, उनको हम देख लेते हैं। तो यहां पे कुछ ग्लैंड्स मैंने ड्रॉ किए हैं, रेड कलर से ड्रॉ किया है, एक ग्लैंड मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है। ये सारे ग्लैंड्स को हम देख लेते हैं, देखिए जल्दी से। तो ये जो 3 रेड स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, एक काम करता हूं रेड कलर के मार्कर से ही लिख देता हूं तो क्लियरली विजिबल होगा। ये रेड स्ट्रक्चर देखिए 1, 2 एंड 3, ये 3 जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है ये? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मैं इनके नाम मेंशन कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखने हैं। देखिए ये जो ग्लैंड है ये चीक्स में प्रेजेंट है। इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पैरोटिड। दिस इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? दिस इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड पे आ जाते हैं, दिस ग्लैंड, दिस इज सब मैक्सिलरी और एक और नाम है इसका सब मैंडिबुलर। दिस इज सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, है ना। सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। जो लास्ट और थर्ड बचा है, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो हमने यहां पे देख लिए। ये तीनों के तीनों कहां पर प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है इन द कैविटी जस्ट आउटसाइड बकल कैविटी। तो बकल कैविटी जो है उसके बाहर प्रेजेंट है, बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये बकल कैविटी के अंदर होते तो हम जब खाने को च्यू करते हैं उसके साथ साथ में ग्लैंड्स भी हमने चबा लिए होते और निगल दिए होते हैं, पर ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसलिए याद रखना बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी, है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड अगर बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है तो उनका जो डाइजेस्टिव, जो क्या कह सकते हैं, सलाइवा बोल सकते हो, सलाइवा जो उनसे सीक्रेट होता है वो सलाइवा बकल कैविटी में कैसे आ जाता है? अगर ग्लैंड्स बाहर हैं तो बकल कैविटी के अंदर सलाइवा किसकी हेल्प से आता है? तो याद रखिए यहां पर मैंने छोटे छोटे डक्ट्स बनाए, दिख रहे हैं? तो यहां पर मैंने रेड कलर का ग्लैंड बनाया, उसके साथ में बिल्कुल माइन्यूट से एक डक्ट बनाई है। इन डक्ट्स के नाम भी हमको याद रखने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले कौन सी वाला ग्लैंड दिया है? पैरोटिड मैंने लिखा है, मैं इस तरफ लिख के दिखा देता हूं एक बार। सबसे पहला है पैरोटिड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में याद रखना, ये होता है लार्जेस्ट। दिस इज लार्जेस्ट। कहां पर प्रेजेंट होता है? तो हमें बोलना पड़ेगा ये प्रेजेंट होता है इन चीक्स, हमारे चीक्स में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको फील होगा कि ये ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट है। चीक्स वाले रीजन में आप कभी इमली खाइए, इमली या फिर एक नींबू लेंगे, नींबू को दांतों के नीचे दबाइए, रख के जोर से दबा दीजिए। दांतों के नीचे नींबू को रख के जोर से दबाओगे तो आप फील करोगे इस पोर्शन में, ये जॉ लाइन है ना, इस तरफ, इस पोर्शन में आपको कुछ अजीब सा खट्टापन सा फील होगा। ऐसा फील होगा जैसे यहां से कुछ सीक्रेशन हुआ है। जहां से कुछ सीक्रेशन का फीलिंग आएगी आपको, इस पोर्शन में आपको कौन सा ग्लैंड है जो सीक्रेशन कर रहा है? पैरोटिड ग्लैंड। समझ रहे हो? कोई भी खट्टी चीज के बारे में कई बार ऐसा होता है, सोचने से ही इस एरिया में आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ वाटर काइंड ऑफ रिलीज हुआ है। जो चीज यहाँ रिलीज हुई है वो सलाइवा है। किसने रिलीज किया है? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड ने रिलीज किया है। याद हो जाएगा। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है चीक्स में प्रेजेंट है, इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इसकी डक्ट को बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट।
मैं एक काम करता हूं, ब्लैक कलर के मार्कर से यहां नोट डाउन कर रहा हूं। पैरेटेड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है? इसकी डक्ट का नाम होता है स्टेंसन्स। बहुत आसान है इसको याद करना। देखिए कैसे आसान है, आपको याद है प्ले स्टेशन सबने सुना है, PS है ना, तो प्ले स्टेशन को PS बोलते हैं। इस ट्रिक से याद कर लो, P इज पैरेटेड, S इज स्टेंसन्स डक्ट, तो पैरेटेड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है? स्टेंसन्स डक्ट, PS। समझ गए? प्ले स्टेशन है ना। अब देखो सेकंड डक्ट पे आ जाते हैं। सेकंड डक्ट इज, यहां पे मेंशन कर देता हूं, सेकंड डक्ट इज सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट, सब मैक्सिलरी तो ठीक है, मैक्सिलरी क्यों बोल रहे हो? मैक्सिलरी का मीनिंग क्या होता है? तो वी हैव टू रिमेंबर, ये जो अपर जॉ है ना, दिस अपर जॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैक्सिला। लोअर जॉ देख रहे हैं, ये लोअर जॉ, दिस लोअर जॉ इज कॉल्ड एज मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई है जिसकी वजह से मुझे हंसी भी आ रही है। हमारा लोअर जॉ मूवेबल होता है, अपर जॉ मूवेबल नहीं है। कुछ अजीब लगा सुन के? हमारा अपर जॉ मूवेबल नहीं है, हमारा अपर जॉ मूव नहीं करता, लोअर जॉ मूव करता है। मतलब जब मैं कुछ भी बोल रहा हूं, जैसे मैं अभी भी बोल रहा हूं, तो मेरा लोअर जॉ डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, पर अपर जॉ अपवर्ड मोशन नहीं कर रहा है। अब एक चीज देखिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं लोअर जॉ को ऐसे हाथ लगा के ऐसे रोक लूं, ठीक है, लोअर जॉ को मैंने हाथ लगा के ऐसे रोक लिया। अब मैं कुछ भी अगर बोलने की कोशिश करूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा ये पूरा जो अपर हेड रीजन है वो पीछे चला जाए। ऐसा नहीं होगा कि मेरा हेड पीछे चला के आगे आ गया। लोअर जो नीचे मूव करेगा, अपर जो वहीं रहेगा, लोअर जो मूव करेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने लोअर जो को होल्ड कर लिया तो अपर जो ऐसे हो जाए। होगा कभी? नहीं होगा। ऐसा किसी के साथ हो गया तो भाग जाना वहां से, ठीक है। चलो देखो जल्दी से सब मैक्सिलरी की बात करते हैं। तो सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड जो है उसको सब मैक्सिलरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोअर जॉ के पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर सब मैंडिबुलर भी उसको बोलते हैं। तो सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर। मैक्सिलरी मतलब, मैक्सिला मतलब अपर जॉ, मैंडिबल मतलब लोअर जॉ। कोई पूछे ये सलाइवरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, तो आंसर इज लोअर जॉ, अपर जॉ नहीं। कहां पर? लोअर जॉ। तो मैं लिख देता हूं, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? लोअर जॉ, ठीक है। सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है इन लोअर जॉ, पर नाम दोनों याद रखने, सब मैक्सिलरी भी, सब मैंडिबुलर भी। एक और चीज, सब मैक्सिलरी ग्लैंड की डक्ट, इस डक्ट को बोलते हैं वॉर्टन्स डक्ट। क्या बोलते हैं? वॉर्टन्स। तो इसकी डक्ट है वॉर्टन्स डक्ट। वॉर्टन्स डक्ट बहुत सिंपल है, इसको याद करना। देखिए सब मैक्सिलरी एम से स्टार्ट होता है, मैंडिबुलर एम से स्टार्ट होता है, एम को उल्टा कर दो, W बन जाएगा। तो कौन सी डक्ट बन जाएगी? वॉर्टन्स डक्ट। तो यहां सब मैक्सिलरी लिखा है, एम को क्या कर देंगे? उल्टा लिख दो। एम को उल्टा लिखोगे तो क्या बनता है? W, और W मतलब वॉर्टन्स डक्ट। तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट का नाम है, क्या होता है? तो इनकी डक्ट होती है वॉर्टन्स डक्ट। अब आते हैं थर्ड ग्लैंड और लास्ट सलाइवरी ग्लैंड के पास में। थर्ड और लास्ट सलाइवरी ग्लैंड का नाम है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है? सब इंस्पेक्टर सुना है? इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में क्या डिफरेंस है? इंस्पेक्टर की पोस्ट के जस्ट नीचे वाली जो पोस्ट है उसे बोलते हैं क्या? सब इंस्पेक्टर। समझ रहे हो? इंजीनियर और सब इंजीनियर में क्या डिफरेंस है? इंजीनियर के नीचे की पोस्ट को क्या बोलते हैं? सब इंजीनियर। मतलब क्या है? सब मतलब नीचे, है ना। और लिंगुअल, सब लिंगुअल वहां पे लिखा है। लिंगुअल का मतलब होता है टंग। क्या होता है? टंग। तो जो लिंगुअल लिखा है इसका मीनिंग होता है टंग। और सब का मतलब होता है बिलो। एक मिनट, ये तो एक मतलब निकल आया। सब लिंगुअल का मतलब होता है बिलो टंग। तो मतलब अगर हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। याद रखिए दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। तो लार्जेस्ट था पैरेटेड, स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबलिंगुअल। मैं लिख देता हूं, सबलिंगुअल होता है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। अब इसकी डक्ट को क्या बोलते हैं? तो इसकी डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस। मैं लिख देता हूं, इसकी डक्ट है डक्ट ऑफ रिविनस। डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिविनस।
अब इसके लिए ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो एग्जाम नीट का देना है उसमें आने वाले हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, सीधी सीधी बात, 4 ऑप्शन आने वाले हैं। 4 ऑप्शन में से मैंने आपको बता दिया पीएस मतलब पैरोटिड ग्लैंड की स्टेनसन डक्ट। ठीक है, सब मैक्सिलरी, एम का उल्टा कर दो डब्ल्यू, वॉर्टन्स डक्ट हो गई उसकी। अब भैया 2 चीजें आपको पता ही है, तो तीसरी चीज मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वॉर्टन लगाना नहीं है, उसके अलावा स्टेंसन्स आपको लगाना नहीं है, तो क्या लगाओगे? जो और दूसरी चीजें ऑप्शन में दी हैं, और ऑप्शन में 4 चीजें दी होंगी, 2 आपको पता है बिल्कुल आंसर में नहीं आएंगी, तो तीसरे का नाम तो सुना है ना, नाम क्या है? डक्ट ऑफ रिवेनस। तो ये देख के याद आ जाएगा, ऑब्वियसली एक बार नाम देखोगे तो याद आ जाएगा। तो डक्ट ऑफ रिवेनस किसकी डक्ट है? सबलिंगुअल ग्लैंड की। सबलिंगुअल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिलो टंग। समझ में आ गया? तो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्या इतना ही है इसमें? नहीं, कुछ और भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि देखिए ये ग्लैंड आप देख रहे हैं, दिस ग्लैंड इज पेनक्रियाज। क्या है ये? दिस इज पेनक्रियाज। ओके, तो ये ग्लैंड कौन सा हो गया? पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज के बारे में बहुत स्पेशल चीज है जो आप सब जानते हैं। डायबिटीज से बचाना है तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इंसुलिन। और इंसुलिन का सीक्रेशन कौन करवाता है? पेनक्रियाज ही। याद रखिए, पेनक्रियाज सीक्रेट करवाता है इंसुलिन। ऑल्दो इंसुलिन का कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, पर स्टिल हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करवाने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है। ब्लड शुगर के लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस करना, तब जब वो इंक्रीज्ड हो। ठीक है, हमेशा ब्लड शुगर को कम नहीं करवाया जाता। ब्लड शुगर अगर बढ़ी हुई है तो उसको कम करवाया जाता है, और बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कम करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए? कहां से सीक्रेट होगी? फ्रॉम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और जो भी एंजाइम पेनक्रियाज से सीक्रेट होंगे वो डाइजेशन करवाएंगे किस किस का? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी, फैट का भी, प्रोटीन का भी। तो तीनों के डाइजेशन के लिए यहां से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। ये ग्लैंड देखिए, दिस ग्लैंड इज लिवर। क्या है? दिस इज लिवर। लिवर जो है इसका वेट ऑलमोस्ट ब्रेन के आसपास होता है। इसका होता है 1.2 to 1.4 kg। कितना? 1.2 to 1.4 kg, लगभग 1.5 किलो का लिवर है आपके पास। कहां प्रेजेंट है? इधर है, यहां पे। तो इधर पे कौन है? लिवर प्रेजेंट है, और जो लिवर का वेट है वो कितना है? 1.2 to 1.4 kg। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन मत बोलना, बहुत सारे लोग बोलते हैं। दिस इज लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड। लिख देता हूं, लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर। अब एक चीज याद रखिए, लिवर सीक्रेट करता है एक जूस, एक्चुअली डाइजेस्टिव जूसेस ही बोलते हैं हम इनको। तो याद रखिए, लिवर सीक्रेट करता है एक जूस विच इज कॉल्ड एज बाइल जूस। क्या? बाइल जूस। तो लिवर से सीक्रेट क्या होता है? बाइल जूस, जिसको हम बाइल भी बोल सकते हैं। और याद रखना है, जो बाइल है दिस इज वेरी स्पेशल। इस पे एक क्वेश्चन नीट में आया था। बाइल जो होता है, बाइल जूस जो होता है, ये सीक्रेट होता है फ्रॉम लिवर, स्टोर होता है इस ग्लैंड में, और इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं गैल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गैल ब्लैडर। तो गैल ब्लैडर के पास में क्या स्टोर हुआ है? बाइल स्टोर हुआ है। और याद रखना है, जो बाइल गैल ब्लैडर में स्टोर हुआ है ना, इट लैक्स ऑल द पॉसिबल टाइप ऑफ एंजाइम, मतलब नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बाइल। मैं लिख देता हूं नो एंजाइम्स, नो एंजाइम्स। समझ में आ गया? तो बाइल जो है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। रिसेंटली आई गेस लास्ट ईयर के नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, क्या याद रखना है? गैल ब्लैडर जो है वो सीक्रेट करता है बाइल। बाइल बनाया किसने? तो बाइल बनाया था लिवर ने। लिवर बाइल को बनाएगा, गैल ब्लैडर बाइल को स्टोर करेगा, गैल ब्लैडर बाइल को रिलीज करेगा, और बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। ये हमको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक करके ये सारे के सारे जो एरियाज हैं, जैसे कि माउथ की शुरुआत कर लें। माउथ हुआ, बकल कैविटी हुआ, उसके अलावा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे ग्लैंड्स, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। चलेगा? पक्का? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? अब हम एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट डिस्कशन हमारा रहेगा वो किस चीज पर रहेगा? माउथ एंड बकल कैविटी। चलेगा? चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।